एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्लॉगर स्मिता इन जर्मनी में। और आज का टॉपिक लेके आए हैं स्टूडेंट के बारे में। अगर इंडिया में है और सोचते हैं कि जर्मनी जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो आप लोग सोचते हो क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या कितना मनी होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, उसकी पूरी ही जानकारी लेके आए हैं। और ये एक हमारा रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत दिनों से ये डिमांड में था कि स्टूडेंट के बारे में आप वीडियो बनाइए, स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है जर्मनी में, उस पर वीडियो बनाइए। तो आज वो टॉपिक लेके आए हैं। वैसे वो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई किए नहीं है, तो स्टूडेंट के बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं है, इसीलिए हमने दो स्टूडेंट को आपके सामने लेके आए जो आपका पूरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। अपना पूरा जर्नी इंडिया से जर्मनी आने तक किन किन मुश्किलों का सामना करके यहाँ सेटल हुए हैं, वो सारा प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए एंड तक बने रहें और सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। साथ ही आपको इस वीडियो में ना स्टूडेंट का यहाँ पे लिविंग कॉस्ट कितना है वो भी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो चलिए बुलाते हैं दो स्टूडेंट को। अब हम लोग बुलाएंगे अपने प्रिय चहेते मिस्टर प्रियांशु राज पधारिए। तो ये अब स्टूडेंट नहीं रह चुके हैं, अब ये स्टूडेंट की लाइफ से एक जर्नी एक आगे बढ़ के अपना जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। अब नंबर 2, तो चलिए नंबर 2 है प्रतीक, हमारे प्रतीक महाराज, जो अभी स्टूडेंट लाइफ में एकदम पूरा जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। तो ये तो आज हमारे खास मेहमान है। हम लोग अब अपना शो आगे बढ़ाते हैं। Hey guys, हेलो, हाय। तो ये जॉब कर रहा है और ये अभी अभी जर्मनी में एंट्री किया है। तो दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और इस कैमरे से मैं आउट होने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जर्मनी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं एजुकेशन के, और सारे फील्ड्स में, स्टेम कोर्सेज, ह्यूमैनिटीज, हर चीज में। लेकिन एक रीजन जो काफी सारे लोग यहाँ पे आते हैं वो ये है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हाई है, खास करके पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। सेम आप यूएस और यूके की यूनिवर्सिटीज के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो लिविंग कॉस्ट होते हैं और इवन ट्यूशन फी होता है, ट्यूशन फी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में नेग्लिजेंट होता है। तो उसके हिसाब से एक अफोर्डेबल ऑप्शन हो जाता है, खास करके इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इसकी वजह से काफी सारे लोग यहाँ जर्मनी के यूनिवर्सिटीज में आना चाहते हैं। तो ये आपको जानना एक अच्छी बात है। और वीजा के बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपको ये ध्यान देना है कि आप जो सेमेस्टर टारगेट कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मंथ पहले से आप वीज़ा रिक्वायरमेंट फुलफिल करना शुरू कर दें। सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे एडमिशन लेटर। एक बाइंडिंग एडमिशन लेटर होना काफ़ी ज़रूरी है यहाँ की यूनिवर्सिटी से। हर यूनिवर्सिटी की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपको पता चलेगी वहाँ के वेबसाइट से। एक बार आपको एडमिशन लेटर मिल गया, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है ब्लॉक अकाउंट। यहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया है कि एक स्टूडेंट की कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मंथ 860 यूरो के आसपास होनी चाहिए, और अगर एक साल का मिला है तो ये 10,000 समथिंग यूरोस बन जाते हैं। ये आपके ब्लॉक अकाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आने का, आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसको आप यहाँ पे आके पक्का करवा सकते हैं कोई भी प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से। ये 3-4 काफ़ी ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको पूरी करनी है एज ए स्टूडेंट। और इन तीनों चीज में से सबसे जरूरी है आपका वीजा, क्योंकि विदाउट वीजा आप यहाँ पे नहीं आ सकते। और वीजा के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स जो कि ध्यान में रखने वाले हैं, ये आपको बताएंगे प्रतीक। हाँ, और क्योंकि मैं बस इसी सेमेस्टर में आया था जर्मनी में अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए, और जब मेरा वीज़ा प्रोसेस चल रहा था तो उस टाइम कोविड की वजह से एम्बेसीज काम नहीं कर रही थी, और वीएफएस जो जनरली वीज़ा एप्लीकेशन हैंडल करता है दिल्ली में और इंडिया में जनरली, वो भी काफ़ी कम कैपेसिटी पे काम कर रहा था। उसकी वजह से वीज़ा में मुझे और मेरे से और काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। और इनफैक्ट मैं यहाँ पे अराउंड 6 वीक्स लेट आया अपना कोर्स शुरू होने के बाद। वो सारा कोर्स मुझे घर से ऑनलाइन करना पड़ा था, जो कि ऑब्वियसली टाइम ज़ोन डिफरेंस के साथ काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप वीज़ा के लिए जल्दी प्रिपेयर करें, शुरू में अप्लाई कर दें। अगर आपको वीएफएस के थ्रू अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो उनकी डोर स्टेप सर्विसेज होती हैं, और भी अलग-अलग तरह के तरीके होते हैं अपॉइंटमेंट्स लेने के, क्योंकि अगर आपके पास वीज़ा नहीं होगा तो बेसिकली कुछ और नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे जब आप पहले लैंड करते हैं तो आपकी जो इमिग्रेशन की जो प्रोसेस होती है, उसके बाद 3-4 चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपके कंप्लायंस से रिलेटेड है और यहाँ के जर्मन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, और इसके बारे में बताएंगे हमें प्रतीक। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें करनी होती है वो उसको सिटी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। आपका जो भी घर है, चाहे वो वेगे हो, चाहे वो स्टूडेंट डॉर्म हो, जो भी जगह हो, आपको अपने सबसे नियरेस्ट ब्यूरगेराmt में जाना पड़ता है, जो कि बेसिकली एक पीपल्स ऑफिस होता है, अगर उसका करेक्ट ट्रांसलेशन है तो। और वो हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो आप वहाँ पे जाते हैं, आपको अपने लैंडलॉर्ड से एक सर्टिफिकेट ले जाना होता है कि आप इस घर में रह रहे हैं, उसका प्रूफ।
और वो फिर आपको वहीं पे इशू करके एक सिटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देते हैं। ये आपको और भी काफ़ी जगह दिखाना पड़ता है, तो ये होती है पहली चीज़। उसके साथ बैंक अकाउंट होता है जिसके बारे में मैं बताऊँगा। तो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे एक बार आपके पास रजिस्ट्रेशन हो गया और आपके पास घर का एड्रेस आ गया, सेकंड स्टेप इज़ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। आप यहाँ पे नियरेस्ट बैंक में जाके बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। यही 2-3 चीज़ चाहिए होती हैं, एक आपका एड्रेस, एडमिशन लेटर टू प्रूव दैट यू आर ए स्टूडेंट, और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। इसके बाद आप इंश्योरेंस में जाते हैं। इंश्योरेंस में आपका पब्लिक, प्राइवेट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एंड दे विल स्टार्ट डिडक्टिंग अमाउंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। उसके लिए आपको अकाउंट नंबर देना पड़ता है, इसीलिए हमने बैंक अकाउंट पहले करवाना है। और इससे आपको एक और नंबर मिलेगा जिसे हम सोशल सिक्योरिटी नंबर कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आप बाद में जॉब करेंगे, फुल टाइम, पार्ट टाइम, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आपको फाइनेंस ऐप से एक नंबर आता है, आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है, वो आपके एड्रेस पे आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप अपने सबसे पास टैक्स ऑफिस, जिसको फाइनेंस ऐप भी कहते हैं, वहाँ जाके आप अपना स्टोर आइडेंटिफिकेशन नंबर ले सकते हैं, जिसको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। और एक चीज़ अगर मैं बस ऐड कर दूँ तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत बार आपको अप्लाई करने से पहले ही लेना होगा। कई बार यूनिवर्सिटीज़ में आपको वो सबमिट करना होता है और इसका बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोरैकल, एक्सपैट्रियो, फिनटीपा वगैरह-वगैरह, जो कि जर्मन बेस्ड हैं। वो जर्मन एम्बेसी उनको रिकॉग्नाइज़ करता है और वो ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है, बट जस्ट दैट क्योंकि हमने उसको यूज़ किया था इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसीजर होता है। आप वहाँ पे उनके वेबसाइट्स पे अप्लाई करते हैं। उनके कई सारे कंबाइंड पैकेजेस होते हैं जहाँ पे वो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस वो भी आपको चाहिए होता है। वो सब आपको करके दे देते हैं। 2 मिनट का काम होता है आपकी तरफ से, 24 आवर्स, 48 आवर्स के अंदर हो जाता है। तो आपका एसेंशियली जर्मनी आने से पहले ही आपका इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाता है। हमारा एक सवाल है प्रतीक जी, ये जो हाँ। आपने बताया इसमें आपको चार्जेस क्या लगेंगे लगभग? इसमें जहाँ तक मुझे याद है कि बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस खुलवाने के लिए कोई चार्ज नहीं होता है। ब्लॉक्ड अकाउंट अगर आप इनसे खुलवाना चाहते हैं तो अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग-अलग पॉलिसीज होते हैं, बट जनरली अगर वो कई बार 99 यूरोज़ का फीस लेते हैं जो और या फिर 80 यूरोज़ बफर अमाउंट लेते हैं और वो बाद में फिर आपको रिटर्न कर देते हैं। तो इट्स नॉट सुपर एक्सपेंसिव एंड इट्स वेरी कन्वीनिएंट। और एक और चीज़ जो आपको याद रखना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, वो है आपका रेज़िडेंस परमिट, यानी कि जब आपको वीज़ा मिलता है शुरू में तो जनरली 3 महीने का मिलता है। वो आपको फिर यहाँ पे आके एक्सटेंड कराना होता है और उसके साथ-साथ आपको एक रेज़िडेंस परमिट का कार्ड मिलता है। तो बेसिकली आपको एक ऑफ़िस होता है आउसलैंडर बेहर्डर, यानी कि जो एलियंस ऑफ़िस कहा जाता है या इमिग्रेशन ऑफ़िस, वहाँ पे आपको जाना होता है अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ। उनका अपना प्रोसीजर होता है। आप एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और वहाँ पे जाके आप वो सबमिट करते हैं और उसके बाद विदिन आई थिंक 4 टू 6 वीक्स वो आपको आपका रेज़िडेंस परमिट दे देते हैं। और उसके साथ आपके पास जनरली 1 साल या 2 साल के लिए आपके पास एक वीज़ा सर्टिफ़िकेशन होता है और वो करवाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डोंट मिस योर वीज़ा एक्सपिरेशन डेडलाइन्स एंड गेट दैट रेज़िडेंस परमिट। अच्छा, तो ये मतलब 4 साल के लिए, जैसे आपका जो है 3 साल का कोर्स है, तो ये 2 साल। 2 साल, तो 2 साल का ये नहीं कि एक साथ दे देता नहीं, है? नहीं, मुझे क्या- 1 साल का मिला है अभी। और वो डिपेंड करता है ऑफिसेस टू ऑफिस एंड वीजा ऑफिसर टू वीजा ऑफिसर। समटाइम्स वो आपको 18 महीने का दे देते हैं, समटाइम्स 12 महीने का, समटाइम्स 6 महीने, तो ये डिपेंड करता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर इज योर कोर्स लेंथ। अगर वो 2 साल का है तो पॉसिबिलिटी है आपको कि आपको 24 महीने का एक साथ वीजा एक्सटेंशन मिल जाए। अब हम लोगों का अगला पॉइंट जो है ना, महीने का मंथली खर्चे, तो आप देख रहे होंगे, इसलिए इस लड़की का यहाँ पे आगमन हो चुका है। बताइए मैडम, क्या है आगे? तो अब ये लोग को दोनों को शेयर करना पड़ेगा स्टूडेंट का खर्चा कितना होता है, इसलिए हम दोनों को लेके आए कि भाई खर्चा बताओ कि रेंट का, फूड का, ट्रेवल का, ये सब इंश्योरेंस का कितना खर्चा बैठता है। तो चलिए कंटिन्यू करते ये हैं। बहुत जरूरी पॉइंट है, कहे कि ना इस पॉइंट पे बहुत लोग हमसे जो है ना सवाल पूछ चुके हैं कि एक स्टूडेंट का जर्मनी में कितना जो है ना लगभग मंथली होता है। अब आप दोनों को इस पे जो है ना पूरा बताना है भाई। बहुत जरूरी चीज है खर्चा, क्योंकि ये एक डिसाइसिव फैक्टर होता है। एज ए स्टूडेंट आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन खर्चे में फिर बात वही होती है कि जितना बड़ा चादर है उतना पैर फैलाएं। तो खर्चा आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ फिक्स कॉस्ट हैं जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, और कुछ इसमें वेरिएबल कॉस्ट हैं जो कम ज्यादा हो सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आपको प्रतीक बताएंगे, क्योंकि अभी रिसेंट स्टूडेंट है एंड ही इज एक्सपीरियंसिंग ऑल दोस थिंग्स। सो पहले तो बजट, आई थिंक जब आप अगर अपना ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाते हैं तो आपको हर महीने जो अभी रूल्स है उसके हिसाब से 861 यूरोस आपके बैंक अकाउंट में फर्स्ट तारीख को या कई बार उससे पहले ही डिपॉजिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आपके पास उतना पैसा रहता है अगर आपके पास कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उसके अंदर आपके खर्चे क्या होंगे? फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें से 2 मेन चीजें होती है, एक तो रेंट और दूसरा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि वो हर जगह सेम होता है लार्जली। किसी भी पब्लिक
जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस को अगर आप लेते हैं, स्टैट्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 109-110 यूरोज पर मंथ होता है, तो वो आपका कटता रहेगा ऑटोमेटिकली। दूसरा, रेंट ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं। जैसे जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे जनरली रेंट्स हायर होते हैं, तो मेरा रेंट और जो जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनका इजीली 300, 350, इवन 400 तक रेंट कभी कभी चला जाता है। बट इट डिपेंड्स कि आपका टाइप ऑफ अकोमोडेशन क्या है। अगर आप किसी सिंगल रूम में रह रहे हैं, सिंगल अपार्टमेंट में, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा होगा। अगर आप किसी शेयर्ड फ्लैट में हैं तो कॉस्ट कम हो जाते हैं। अगर आपको स्टूडेंट इन बैक मिल जाता है, यानी कि जो स्टूडेंट यूनियन के जो फ्लैट्स होते हैं उसमें रेंट जनरली और भी कम होते हैं, बट वो डिफिकल्ट होता है मिलना। और बट हाँ, जनरली इंश्योरेंस और रेंट आपके मेन फिक्स कॉस्ट रहेंगे। उसके अलावा बाकी जो होता है वो वेरिएबल होता है, और वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। तो वेरिएबल कॉस्ट बताने से पहले एक पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जैसा प्रतीक ने बोला कि जो स्टूडेंट यूनियन या फिर जो यूनिवर्सिटी का ऑथोराइज्ड स्टूडेंट इन वोनहाइम या जो हॉस्टल्स होता है उसमें अप्लाई करने के लिए अगेन यू हैव टू टारगेट 3 to 4 मंथ्स इन एडवांस। एक बार आपके पास एडमिशन लेटर आ गया तो आप उस एडमिशन लेटर से आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट यूनियन के हॉस्टल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में और स्टूडेंट इन वर्क में आपको यूनिवर्सिटी लेटर भी नहीं चाहिए। जो जैसे मेरे यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेटर की जरूरत नहीं थी। आप चाहें तो 6 महीने पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप अप्लाई करें। मैंने लास्ट ईयर जुलाई में किया था, अभी तक मुझे स्टूडेंट इन वर्क का फ्लैट नहीं मिला है, तो इट्स बेटर कि आप जल्दी अप्लाई करें। अब वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं। इसमें भी एक फिक्स कॉस्ट है जो है रेडियो एंड ब्रॉडकास्टिंग बिल। इसे मैंने वेरिएबल में इसलिए रखा है क्योंकि समटाइम्स ये आपको खुद को पे करना होता है, समटाइम्स ये जो आपका हाउस फॉरवाल्टूंग है या फिर जो हाउस एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद पे करते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन योर रेंट। तो ये आप लोग को पता करना पड़ेगा कि ये कैसा प्रोसेस, किस प्रोसेस से आपका रेडियो बिल जाता है, विच इज समथिंग अराउंड 18 यूरोज। और इसके अलावा खाने पीने का खर्चा होता है। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तो वीकली 20 to 25 यूरोज का खर्चा खाने पीने का हो जाता था। इसके अलावा जर्मनी इज अ ब्यूटीफुल सिटी एंड वंस यू कम फ्रॉम इंडिया आपको ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें देखनी है, जगह घूमना है, तो उसके भी खर्चे होते हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है। बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू टेक अ बस इट्स मच चीपर एज कम्पेयर टू टेकिंग अ फ्लाइट और अ ट्रेन। तो ये दिस इज़ फॉर यू टू एक्सप्लोर। आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये कैसे करना है आपको। तो ये कुछ वेरिएबल कॉस्ट हैं। खाने पीने का खर्चा ज़्यादा कम हो सकता है। लास्टली 2 चीजों पे और हम टच कर सकते हैं, टिप्स और कुछ चीजें जो आप अपने मन में रख सकते हैं, पॉइंट्स ऑफ कॉशन बेसिकली। टिप्स के लिए आई थिंक धीरे धीरे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका एक हफ्ते का खर्चा जनरली कितना होता है, और आपके कुछ फेवरेट शॉप्स बन जाएंगे। जैसे मैं जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे जनरली जो थोड़े चीपर शॉप्स होते हैं, और इट्स ऑलवेज मच चीपर टू बाय ग्रोसरीज एंड कुक। अगर आप बाहर जाके खाना चाहें, रोज रेस्टोरेंट में खाएं, तो फिर वो महंगा हो जाता है, लेकिन ग्रोसरीज खरीद के कुक करके खाना जनरली काफी अफोर्डेबल होता है यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस में। एंड सेकेंडली, पॉइंट्स ऑफ कॉशन के हिसाब से भी नहीं, इनफैक्ट ये भी एक टिप है कि अगर आपको आपको हर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर कार्ड मिलता है, सेमेस्टर टिकट होता है, जिसके लिए आपको कई बार एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में 170 यूरोज लगता है 6 महीने के लिए। और उस सेमेस्टर कार्ड के साथ आप ना ही बस अपनी सिटी में, लेकिन आसपास के स्टेट में और कई सारे एरियाज कवर हो जाते हैं जिसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री में यूज कर सकते हैं। सो बसेस, ट्रैम्स, ट्रेन्स, ऑल ऑफ इट एक्सेप्ट द इंटरसिटी ट्रेन्स एंड इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन्स, आप वो चीजें यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी कन्वीनियंट, और आपको फिर यूनिवर्सिटी जाने आने में कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। और पता है स्टूडेंट लोग ये जानना चाहते हैं ना कि लगभग रफली एवरेज खर्चा क्या होगा एक स्टूडेंट का। मेरे हिसाब से अभी जितना मेरा खर्चा चल रहा है, और शुरू के 2-3 महीने में ऑलमोस्ट हर महीने में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होता है। आपको अपने घर के लिए सामान लेना होता है, आपको रेजिडेंस परमिट के लिए 100 यूरो देना पड़ता है, वगैरह वगैरह। बट कॉशन देना पड़ता है आपको अपने हाउसिंग में, अकोमोडेशन में। बट मेरे एक्सपीरियंस के अंदर आई थिंक 861 में से 650-700 तक आपका खर्चा चला जाता है। बाकी का पैसा आप ऑब्वियसली सेव कर सकते हैं, और अगर आपको कोई जॉब, पार्ट टाइम जॉब ऐसा कुछ मिल जाए, तो आपका फिर इनकम का जो बजट होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। बट अगेन ये जो 650 है, ये दिस इज क्वाइट स्ट्रिंजेंट नहीं कहेंगे, काफी रिलैक्स्ड है, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड है। एंड अगेन इफ यू गो टू बिग सिटी लाइक म्यूनिक या फिर अगर आप बर्लिन में रहें तो दिस इज नॉर्मल। इससे कम भी हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा इफ यू आर लिविंग नॉट अ लैविश लाइफस्टाइल। अगर आप एक स्टूडेंट लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो दिस इज मैक्सिमम दैट यू कैन स्पेंड, नॉट मोर देन दैट। मतलब 500 to 600 रफली हाँ, मान सकते हैं। फ्लेक्सिबल कॉस्ट में एक और आता है आपका फोन बिल। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जस्ट लाइक इंडिया बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। मैं सब स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि यहाँ आने से पहले आप ब्राउज करें एंड यू कैन गेट अ गुड कॉन्ट्रैक्ट लाइक 8 या 9 यूरोज में आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा पर मंथ का, जिसमें हर महीने आपके सैलरी, आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। और यू कैन गेट 8 to 9 GB ऑफ डेटा पर मंथ, और
कॉलिंग इतनी की जितनी आप कर सकें। तो ये आपका फ़ोन बिल है रफली, और एंड देयर आर सेवरल ऐप्स, आप उसको यूज़ करके आप इंडिया में आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। यू कैन फाइंड इट आउट ऑनलाइन, लाइक देयर आर प्लेंटी ऑफ मिलियंस ऑफ ऐप ओवर देयर। तो अगर आप देखें तो महीने का 10 यूरो तक आपका फ़ोन का खर्चा आ सकता है, having enough data pack and having enough volume to talk to your relatives or to talk to your friends. बहुत हाँ। अच्छा एक्सप्लेन किया दोनों ने मिलके, बहुत अच्छा। आई थिंक आप लोग को पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ भी छूटा हो तो जरूर, कुछ भी डाउट हो तो मेंशन जरूर कीजिएगा कमेंट में कि अगर अगर आपको आगे और भी हेल्प चाहिए, और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये दोनों हैं जो ये आपको दोनों हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अवेलेबल आप लोग के लिए हेल्प करने के लिए, क्योंकि हम दोनों ना तो हम पढ़ाई किए स्टूडेंट का यहाँ, ना तो मेरे पति यहाँ पढ़ाई किए, और ये बार बार ये वीडियो आ रहा था कि स्टूडेंट का लाइफ पे वीडियो बनाइए, तो हमने ये जीता जागता 2 स्टूडेंट लेके आए हैं आप लोग के लिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए चलिए, थैंक मिलते हैं। यू प्रियांशु Thank you. और प्रतीक, बाय बाय। बाय।